हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी ट्यूब पर। आज हम विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अंग, दूसरा ऑप्शन है ऊतक, तीसरा ऑप्शन है अंगतंत्र या फिर कोशिकीय संरचना। बताइए फ्रेंड्स, क्या है इसका उत्तर? तो एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, टिश्यू। नेक्स्ट, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? कोशिका विभाजन से, कोशिका संश्लेषण से, विखंडन से या फिर कोशिका विभाजन से? तो याद रखना है, जो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो उनका प्रजनन कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है, जैसे अमीबा में होता है। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पहला ऑप्शन है पायरुविक एसिड, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है एथिल अल्कोहल या फिर चौथा ग्लूकोज। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया का जो अंतिम उत्पाद होता है वो पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक अम्ल। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है? पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति, तीसरा ऑप्शन है जीवद्रव्य या फिर चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान दें, जंतु कोशिका को जो पादप कोशिका से अलग बनाता है वो है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है जंतु कोशिका में। नेक्स्ट, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोसोम। बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका सही उत्तर? तो एक कोशिका के केंद्रक में जो द्रव्य पाया जाता है वो है कोशिका द्रव्य। सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, केंद्रक में न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार सही है? एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फिर कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो फ्रेंड्स याद रखना है, एटीपी का जो पूर्ण विस्तार होता है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट, लाइसोसोम को उसके डेडेस की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है प्रोटोलिटिक एंजाइम, दूसरा ऑप्शन है परजीवी नाभिक, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोलिटिक एंजाइम या फिर चौथा ऑप्शन है फैगोसाइटिक गतिविधि। बताइए फ्रेंड्स, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण इसको आत्मघाती थैली कहते हैं? तो याद रखना है, लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है यूग्लिना, दूसरा ऑप्शन है अमीबा, तीसरा ऑप्शन है पैरामीशियम। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें जो है ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन है एक या दो, दूसरा ऑप्शन है दो तथा तीन, तीसरा ऑप्शन है एक तथा तीन या फिर सही सभी विकल्प सही हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों को, एक कोशिकीय जीव आपका यूग्लिना भी है, अमीबा भी है और पैरामीशियम भी है। तीनों के तीनों एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं, इसलिए जो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट, कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा एक बहुकोशिकीय नहीं है, अर्थात वो एक कोशिकीय है। कवक, स्पाइरोगाइरा,
हाइड्रा या फिर पैरामीशियम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पैरामीशियम। ये एक कोशिकीय जीव होता है। नेक्स्ट, हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होते हैं? पहला ऑप्शन है चूहा, दूसरा ऑप्शन है बंदर, तीसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया या फिर चौथा बिल्ली। तो बताना है फ्रेंड्स कि हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि बिल्ली में हार्मोन नहीं पाए जाते हैं, चूहे में मिलते हैं, बंदर में भी और बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि बैरोमीटर की रेटिंग अचानक तेजी से गिर जाए तो यह संकेत है बहुत गर्म होना, अत्यधिक तूफान होना, शीतलहर वाला होना या कम से कम 48 घंटे लगातार वर्षा होना। तो बताइए बैरोमीटर की रेटिंग अचानक तेजी से गिर जाने पर क्या संकेत देता है? दोस्तों यह संकेत देता है कि अत्यधिक तूफान आने वाला है। नेक्स्ट, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है अल्टीमीटर, एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर या डोसीमीटर। तो फ्रेंड्स पवन की गति को मापने वाला जो उपकरण है वो एनीमोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि ऊंचाई में कमी से वायुदाब घटता है, दूसरा ऑप्शन है वजन में कमी से वायुदाब घटता है, तीसरा ऑप्शन है गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम है, या चौथा गुब्बारे के भीतर का दाब उसके बाहर के दाब से अधिक है। तो बताइए फ्रेंड्स कि हाइड्रोजन का जो गुब्बारा है वो हवा में क्यों ऊपर की ओर उठता है? तो याद रखें जो गुब्बारे का वजन है वो उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखें हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस भी है। नेक्स्ट, यदि किसी स्थान के तापक्रम में सहसा वृद्धि है तो आपेक्षिक आर्द्रता पहला ऑप्शन है बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन है घटती है या स्थिर रहती है या घटती बढ़ती रहती है। तो याद रखें तापमान में सहसा वृद्धि होने पर जो आपेक्षिक आर्द्रता है वो घट जाती है। और एक चीज़ याद रखना है आपेक्षिक आर्द्रता का कोई नियतांक नहीं होता क्योंकि यह एक अनुपात है और जितने भी अनुपात होते हैं उनका कोई भी यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल या फिर नाभिकीय बल। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि इन सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है। तो याद रखिए सभी मूल बलों में सबसे जो दुर्बल बल होता है वो गुरुत्वीय बल होता है, ऑप्शन पहला। और एक चीज़ याद रखना है कि जो सबसे प्रबल बल है वो नाभिकीय बल होता है, किंतु इसमें दुर्बल बल पूछा गया था तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव, श्यानता या प्रत्यास्थता या फिर घर्षण। तो याद रखना है शेविंग ब्रश के बाल आपस में जो चिपक जाते हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है, सरफेस टेंशन के कारण। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को चांद पर ले जाया जाए तो द्रव्यमान बदलता है किंतु भार नहीं, दूसरा ऑप्शन है भार बदलता है किंतु द्रव्यमान नहीं, तीसरा ऑप्शन है भार और द्रव्यमान दोनों बदलते हैं और ऑप्शन डी है भार और द्रव्यमान दोनों नहीं बदलते हैं। तो याद रखिएगा कि जो पिंड होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब ले जाते हैं तो जो नहीं बदलता है वो द्रव्यमान होता है, किंतु भार अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो सकता है, किंतु द्रव्यमान उस वस्तु का एक मूल गुण है, उस पिंड का एक मूल गुण है जो कभी नहीं बदलता। और जो भार है वो स्थान स्थान पर जो है डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो जब किसी वस्तु को चांद पर ले जाएंगे
तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा किंतु उसका भार बदल जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, भार बदलता है किंतु द्रव्यमान नहीं, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। द्रव्यमान नहीं बदलेगा लेकिन भार बदल जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर, भूपृष्ठ पर या ध्रुवों पर। एक ये पृथ्वी है आपकी, ये इसका इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, और ये यहाँ पे इसके पोल्स हैं, ध्रुव हैं। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो याद रखना है कि जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? स्वच्छ जल, नमकीन जल, पेट्रोल या फिर मरकरी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोल का। किसी भी द्रव का घनत्व उसके अणुओं पर निर्भर करता है। अगर उसके अणु बहुत ही ज़्यादा पास पास हैं तो उसका घनत्व सबसे ज़्यादा होगा, और अगर अणु दूर दूर हैं तो उसका घनत्व कम होगा। तो घनत्व सीधा सा अणुओं के पार्टिकल के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि वो कितने दूर दूर या फिर कितने पास पास हैं। तो पेट्रोल के अंदर जो अणु पाए जाते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए इस द्रव का घनत्व कम है। नेक्स्ट, धनायन और ऋण आयन दोनों रूपों में उपस्थित तत्व है सल्फर, नाइट्रोजन, कैल्शियम या फिर फास्फोरस। दोस्तों सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आगामी जितने भी आप लोगों के पेपर्स में ये विज्ञान का चैप्टर आने वाला है तो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अंत तक देखना ना भूलें। तो धनायन और ऋणायन दोनों रूपों में जो उपस्थित तत्व होता है वो नाइट्रोजन होता है। ये धनायन और ऋणायन दोनों की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 1, 2, 0 या फिर 4। देखिए ये है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक होता है, प्रोटॉन होते हैं वो एक होता है, किंतु इसमें जो न्यूट्रॉनों का जो नंबर होता है 0 होता है, क्योंकि इसका परमाणु भार भी एक होता है। तो जब भार में से परमाणु संख्या घटाएंगे तो आपका जो न्यूट्रॉनों की संख्या निकलेगी वो 0 आएगी। तो याद रखना है हाइड्रोजन के एक परमाणु में जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो 0 होती है। नेक्स्ट, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो समुदाय की ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, उतनी ही रहती है या फिर बढ़ती या घटती रहती है। तो याद रखना है जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो समुदाय की ऊर्जा उतनी ही बनी रहती है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 1, 2, 3 या फिर 4। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। पहला होता है 1s1, दूसरा होता है 1s2, और जो तीसरा होता है वो 1s3 होता है। 1s1 को प्रोटियम बोलते हैं, 1s2 को ड्यूटीरियम बोलते हैं और 1s3 को टाइट्रियम बोलते हैं। तो कुल समस्थानिकों की जो संख्या है वो 3 है। नेक्स्ट, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है कार्बन, सोना, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो याद रखना है जो कार्बन होता है, कार्बन 12, इसको परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन है अल्फा कण, तीसरा ऑप्शन है बीटा कण या फिर चौथा ऑप्शन है पॉजिट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है
और इस पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। और जो इसका एंटी पार्टिकल मतलब विपरीत जो पार्टिकल है, विपरीत कण होता है, वो पॉजिट्रॉन होता है। इस पे चार्ज इतना ही रहता है लेकिन धन में रहता है, और इसका भार भी इलेक्ट्रॉन के ही लगभग बराबर होता है। तो यहीं से इस सीरीज को समाप्त करते हैं।